नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रैंक 4 हासिल करने वाले श्री हिमांशु जैन। हिमांशु जी, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। धन्यवाद धन्यवाद सर। हिमांशु जी ने अपने सेकंड अटेम्प्ट में AIR 4 हासिल करी है एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली NCR रीजन। ही इज फ्रॉम पलवल, हरियाणा। एंड आज हम उनसे बातचीत करेंगे डिटेल में उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में और इन्होंने क्या किस तरह से तैयारी करी, किस तरह से पढ़ाई करी, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई कहाँ से करी। जी मैंने अपनी 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो अपने पलवल जिले में होडल में ही की है। होडल टाउन है, होडल कस्बा है पलवल के पास। तो मैंने अपनी 8वीं तक की कक्षा जो है वहां तक की है। उसके बाद 9वीं से 12वीं के लिए मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में मैंने लक्ष्मी नगर से लवली पब्लिक स्कूल है उसमें 9 से 12वीं तक पढ़ाई की है। और 12th क्लास में जो जब सफिशिएंट नंबर आ गए थे तो हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। हंसराज कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की है। बीए करा है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, बीए ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में। तो उसके बाद मैंने अपनी डेडिकेटेड यूपीएससी के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दिया था प्रीलिम्स, प्रीलिम्स नहीं हुआ था। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये रैंक प्राप्त की। ओके, तो आपने कॉलेज के बाद डायरेक्टली तैयारी स्टार्ट कर दी या फिर आपने कहीं जॉब करने की सोची या फिर कुछ और आप आगे पढ़ाई मास्टर्स के बारे में विचार कर रहे थे। जी एक्चुअली यूपीएससी का सपना कोई कॉलेज के बाद नहीं देखा। यूपीएससी का सपना स्कूल टाइम जब जब हाई स्कूल में आ गए थे, 9th 10th, उसके बाद 12th क्लास तक पढ़े थे, तो थोड़ा थोड़ा लगता था कि कोशिश करनी चाहिए, कैसा होता है क्या होता है। फिर जैसे जैसे एक तो बड़े होते गए, दूसरा थोड़ा नॉलेज बढ़ती गई, कॉलेज में इंटरेक्शन हुआ, एक्सपोजर मिला, तो पता चला कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा। और इतना मुश्किल नहीं होता। और आगे की लाइफ बहुत हार्ड वर्किंग है, चैलेंजेस आते हैं, लोगों की दिक्कतें समझ सकते हैं। तो उसके बाद डेडिकेटेड पढ़ाई शुरू की और जैसे जैसे पढ़ा उससे रिजॉल्व जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता गया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात ये थी कि मैंने जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स की थी तो फाइनल रिजल्ट के बाद मुझे डीएससी में एडमिशन मिल सकता था। पर मैंने वो ना करके अपने डायरेक्टली यूपीएससी के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी और यूपीएससी के ही पेपर दिए थे। ओके, तो क्या आप ग्रेजुएशन के दौरान ही आप तैयारी शुरू कर चुके थे या फिर आपने फुल फ्लेजेड तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करी। जी बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने अपना फुल कॉलेज एंजॉय किया था। कोई पढ़ाई एक्स्ट्रा नहीं की थी जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था। उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स और जो कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं वो सब मैं किया करता था। पर जब एम फोकस जब आया यूपीएससी का तो मैंने डेडिकेटेड पढ़ाई आफ्टर कॉलेज ही शुरू की है। कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं की थी। ओके, तो आप 2017 के ग्रेजुएट हैं। जी जी। ओके, तो 2018 के अटेम्प्ट के लिए जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो हाउ डिड यू स्टार्ट, डिड यू जॉइन एनी क्लासेस या फिर आपने सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में विचार किया। पहले मैंने सोचा था कि अपना थोड़ा प्रिपेयर करता हूँ, बट कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई जनरेशनल हिस्ट्री नहीं थी और कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था जो गाइड कर सके। तो इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्लासेस की हेल्प ले सकता हूँ। तो मैंने जनरल स्टडीज के लिए एक कोचिंग जरूर ज्वाइन की थी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे हेल्प काफी मिली, एक तरीके का बूस्ट था कि जो मैं बाकी सबसे लैग कर रहा था वो मुझे एक तरीके से मिल गया। पर जब मैंने थोड़ा कोचिंग में 2 3 4 महीने पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये अब नॉर्मल मैं इक्वल टू एवरीबडी एल्स स्पेस पे आ चुका हूँ। तो मैंने फिर वहां से कोचिंग से ज्यादा अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोचिंग क्लास आप गए लेकिन 3-4 महीने में आपको लगने लगा कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो यू स्टार्टेड ऑन योर ओन। जी जी। ओके ओके, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स दिया था तो आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने मार्क्स से चूक गए प्रीलिम्स में। बहुत ही कम स्कोर था क्योंकि प्रीलिम्स देने जब फर्स्ट टाइम जब प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ बेसिक मैथ्स ही नहीं पता होता। मुझे तो नहीं पता था क्योंकि मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 67 और 67 क्वेश्चंस में मुझे लगता नहीं है कि पेपर हो सकता है पास। तो मेरे मार्क्स 79 अराउंड थे, 79 मार्क्स थे। और मुझे लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करे थे उस टाइम। ओके, तो आपने फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन में, टू बी स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए, क्या चेंजेस किए।
प्रीलिम्स के लिए मैंने जो चेंज सबसे बड़ा जो मैंने अपना मोटिव बनाया था कि मैं चाहे कुछ हो जाए पेपर में क्वेश्चंस एटलीस्ट 80 to 85 अटेम्प्ट करके आऊंगा, वही मैंने किया था। उसके अलावा तो एक साल जब पढ़ने के बाद समझ आने लगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किसे इंपॉर्टेंस देनी है, तो उस तरीके से चेंजेस करे पूरी स्ट्रैटेजी में, सोर्सेज कम किए और रिविजन ज्यादा की। उसके अलावा जो है ऑथेंटिक गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सोर्सेज पे ज्यादा ध्यान दिया, और करंट अफेयर जो भी चेंजेस हुए पेपर के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट ज्यादा दिए, तो ये सब करके प्रीलिम्स पास हुआ। ओके, तो जो 2019 का प्रीलिम्स है, आप उसमें एक एस्टिमेटेड आपका स्कोर क्या रहा इस बार? आपने खुद चेक तो किया ही होगा जो आंसर कीज कॉमनली। जी बिल्कुल चेक नहीं किया मैंने अपना एस्टिमेट स्कोर, क्योंकि प्रीलिम्स देने के बाद जो रिलीफ मिलता है मैं उसमें इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे को थोड़े टाइम बाद डर लगने लगा था कि कहीं मैं फियर ऑफ फेलिंग से ना अपना जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप था, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि प्रीलिम्स हो जाएगा, बट मैं चाह ही नहीं रहा था मैं कि चेक करूं। तो मैंने अपने आंसर्स चेक किए थे कि रैंडमली कि आंसर सही है गलत है, तो काफी आंसर सही थे, कुछ गलत भी थे, पर मैंने टोटल स्कोर नहीं कैलकुलेट किया था। तो आपने टोटल कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर अब आप आसानी से उसको कट ऑफ को तो बहुत अच्छे से क्रॉस कर ही रहे होंगे, इतना कॉन्फिडेंस तो आपको होगा ही। तो बात करते जी हैं हम जी। मेंस की। तो पहली चीज आप हमें ये बताइए कि आपके सोर्सेज क्या थे फॉर मेंस, एंड दूसरी चीज कि आपने मेंस के लिए क्या खुद के नोट्स प्रिपेयर किए या फिर जो मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में डायरेक्टली उस पर रिलाय किया? जी मेंस के लिए जो सोर्सेज हैं मुझे लगता है वो तो बेसिक गवर्नमेंट सोर्सेज जो हैं वही हैं जो एनसीईआरटी बुक हैं। एनसीईआरटी बुक्स स्टैटिक पोर्शन के लिए तो एनसीईआरटी बुक्स हैं, और जो एक एक एडिशनल बुक है हर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग है, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस है। तो इस तरीके से जो बुक्स मार्केट में है और बेसिक बुक्स हैं वो सबको ही पता है, कोई स्पेसिफिक स्पेशल वो चीज नहीं है। स्पेशल हो जाता है स्ट्रैटेजी या फिर आप किस तरीके से हम उन्हें रीड करके उन्हें इम्प्लीमेंट, वो जो ब्रिज होता है कि आंसर पेपर मेंस में लिखा और रीड करा, तो उसके बीच का जो प्रोसेस था उसमें मैंने थोड़ा इनोवेटिव अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, रादर देन कीप राइटिंग आंसर्स। मैंने अपने आंसर्स नहीं बनाए थे, मैंने आंसर स्ट्रक्चर्स बनाए थे हर टॉपिक को लेके। तो मैंने टॉपिक वाइज लिस्ट बनाकर आंसर स्ट्रक्चर्स बनाए थे, और वो आंसर स्ट्रक्चर्स जो है वही मेंस में मैंने लिखे थे। फॉर एग्जांपल अगर जीएस 1 2 3 4 किसी में से भी GS 3 की बात की जाए, तो अगर साइंस एंड टेक की बात की जाए तो साइंस एंड टेक में जो करंट हॉट टॉपिक्स थे उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल आईटी 5G IoT, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी था, तो मैंने इन सब के प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। फॉर एग्जांपल 5G की बात करें तो 5G का डेफिनेशन, then 5G in technical terms क्या है, advantages of 5G, applications of 5G, then problems why 5G is being delayed in India, और 5G क्यों में implement करने में सरकार क्या कर रही है, कंपनियों को क्या दिक्कत है, और उसका कंक्लूजन। तो इस तरीके से जब आंसर स्ट्रक्चर बन गया था तो 5G का कोई भी क्वेश्चन करने की मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गए थे। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं मेंस लिखने गया था, और उसका ही फल है जो आज देखने को मिल रहा है। ओके, तो मतलब आपने आंसर्स कैसे लिखने हैं इसके लिए एक तरह से अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लिए, राइट? जी जी जी। ओके ओके, और ये आपने सारे जीएस के टॉपिक्स के लिए किया था? जी बिल्कुल, GS 2 के लिए स्पेशली मैंने ये सब किया था, क्योंकि GS 2 बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स ज्यादा होता है, स्टैटिक पार्ट भी होता है बट करंट उसमें ज्यादा होता है, और उसके लिए हेल्प मैंने जो राज्यसभा टीवी डिबेट्स हैं उन्हें देख देख के अपने नोट्स जरूर बनाए थे। तो उन नोट्स को बनाने के बाद मैंने हर टॉपिक वाइज टॉपिक लिखता गया और टॉपिक को क्लोज करते करते नोट्स बना लिए थे। ओके GS 1 के भी स्टैटिक पोर्शन में ऐसे ही किया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए तो मुझे लगता है एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या उन्हें वैसे ही आंसर्स लिख सकते हैं डायरेक्टली ज्योग्राफी में, बट प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी होती है। मैंने भी थोड़े बहुत टेस्ट करे थे, 7 to 8 टेस्ट मैंने लिखे थे। 7 to 8 मॉक टेस्ट आपने लिखे थे मेंस के लिए? जी। ओके, GS 4 एथिक्स की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? जी GS 4 भी मैंने सिलेबस उठा के में जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनके उनके आंसर स्ट्रक्चर्स बनाए थे। जो भी टर्म्स मेंशन है पेपर में सिलेबस में, उनके आंसर बनाए थे।
उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स आर मेन वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है अगर GS4 की बात करी जाए। GS4 में एग्जाम्पल से ही मार्क्स मिलते हैं। तो GS4 में जो सिलेबस के टर्म्स हैं वो, और उसके अलावा मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करके उनसे रिलेटेड जो करीबन 80 to 100 टर्म्स थे। फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ऑनेस्ट कभी कभी ऐसे ही हम यूज कर लेते हैं। तो उनके भी आंसर, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स थोड़ा ढूंढ ढूंढ के लिखे थे खुद ही। इसी तरीके से प्रिपेयर किया था GS4, और वही पेपर में लिख कर आया। आपने ऑनलाइन सोर्सेज को कितना फॉलो किया, क्योंकि आजकल मार्केट में ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपकी निर्भरता ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल पर ही थी या फिर आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज भी फॉलो किए? अच्छा, देखिए मैंने जैसे अभी बताया कि मैंने जो रिसर्च की है, मैंने अपने टॉपिक्स लिख के टॉपिक्स के आंसर्स खुद बनाए थे। तो उसके लिए सोर्स तो कोई था नहीं ऐसे कि मैंने टॉपिक बोला तो उसके लिए, तो मैंने डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से लिखा है। कभी न्यूज़पेपर्स में मिल जाता था, आर्टिकल्स में, तो वहां से लिख लेता था, या फिर कभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो ऑनलाइन सोर्सेज में डेफिनेटली बहुत बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऑनलाइन वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिक टू IAS मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, या फिर कोई न्यूज साइट्स हैं, या रिसर्च फाउंडेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। तो इस तरीके की वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक और अनबायस्ड मटेरियल जो अगर पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन, तो उनसे रिसर्च करना अपने हाथ में है, बट जो हम टॉपिक क्लोज कर रहे हैं उसके लिए साइट्स बहुत यूजफुल हैं। आपने आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट किया? क्या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही आपने यूज किया या फिर कुछ और आपका ऑप्शनल था? मैंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही अपना चूज किया है। इकोनॉमिक्स में मैंने जब ग्रेजुएशन की थी तो ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही रखा था। ओके, तो क्या आपने ऑप्शनल के लिए जो अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं को रेफर किया या फिर उसके ओवर एंड बियॉन्ड भी आपने कुछ सोर्सेज फॉलो किए? जी, एक्चुअली जो सिलेबस है वो ओवरलैपिंग भी है और डिफरेंट भी है। तो जो ओवरलैपिंग सिलेबस है उसके लिए जो कॉलेज में पढ़ाई हुई थी, कॉन्सेप्ट्स वर सेम, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम थे। बट एक बुक कंपाइलेशन जो होती है कि कॉलेज में 3 साल में वो पढ़ा है, डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट रीडिंग्स हैं। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा पढ़ना होता है, तो उसके लिए कंपाइलेशन अलग होती हैं। तो वो बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। माइक्रो के लिए अलग बुक थी, HL आहूजा बुक थी, मैक्रो के लिए फ्रोएन, और डिफरेंट टॉपिक वाइज क्लोज करना ही इसमें भी वही कला है कि अपने टॉपिक्स लिखिए और टॉपिक्स क्लोज करते रहिए, सिलेबस पॉइंट्स उठाकर उन्हें क्लोज करना है। बस इतना ही किया था। ओके, रिगार्डिंग आंसर राइटिंग आपका अप्रोच कैसा रहता था? क्या आप पॉइंट वाइज लिखते थे आंसर्स को या फिर पैराग्राफ स्ट्रक्चर आप ज्यादा फॉलो करते थे? ऑल्सो ये जो डायग्राम्स, चार्ट्स, इन सब का यूजेज है, क्या आप इनका यूज आपने किया है या फिर इनके बिना ही आप अपना आंसर्स लिखते थे? जी, जो पैराग्राफ राइटिंग मैंने इनिशियली लिखा था जब मैंने स्टार्टिंग में आंसर्स लिखने शुरू किए थे, बट उसके बाद धीरे धीरे समझ आने लगा कि पैराग्राफ में कम इंफॉर्मेशन डिलीवर हो पाती है ज्यादा टाइम में, बट जो पॉइंट्स हैं उनमें कम वर्ड्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर हो पाती है। तो इस वजह से पैराग्राफ की जगह पॉइंट वाइज लिखता गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने सर? आप चार्ट्स, डायग्राम्स का इस्तेमाल करते थे? जी जी जी, बिल्कुल। चार्ट्स और डायग्राम्स जो है हमारे, एक तो स्पेस जो है उसे ज्यादा कवर कर देते हैं, कम मेहनत लगती है, और जहां बन पाए बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि एक अट्रैक्टिवनेस भी आ जाती है, इनोवेशन भी लगता है कि हाँ हमने कुछ डिफरेंट किया है, और अच्छा लगता है, उससे मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आप पहले से प्रिपेयर करके रख रखे थे आपने या फिर ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में जैसे आए वैसे आपने चार्ट्स या डायग्राम्स बनाए? जी, मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं जब पेन लेकर साथ बैठता हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन को जो है एज अ कलेक्टिव उसमें चार्ट फॉर्म में ही लिखता हूँ अपनी कॉपी में। तो मेरे दिमाग में कभी भी क्वेश्चन जब आता है और मेरे को याद आता है कि मैंने इसका ऐसा चार्ट बनाया था, तो मैं डेफिनेटली उस चार्ट को वहीं पे बना देता हूँ, तो हैंड टू हैंड बन जाता है, ना ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है और आराम से हो जाता है। ओके, रिगार्डिंग ऐसे पेपर, व्हाट वाज योर अप्रोच? क्या आप पहले से एसेस को प्रिपेयर करके रखते थे सर्टेन टॉपिक्स के लिए या फिर जस्ट नॉलेज गेन करके पॉइंट्स तैयार कर रखे थे आपने? ऐसे पेपर के लिए मैं एक ट्रूथ बताना चाहूंगा, मैंने कभी भी ऐसे राइटिंग नहीं किया अपने घर पे। मैंने ऐसे डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाके लिखा था। उसकी एक प्रिपरेशन मैंने की थी, वो थी एक दिन पहले, जब 19 ऑफ सितंबर था।
उस दिन मेरा एक फ्रेंड है तो वैभव, उन्होंने, वो और मैं दोनों मेंस लिख रहे थे, तो हमने मेंस अपने ऐसे राइटिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि हमें कैसे लिखना है। तो उसमें हमने हंड्रेड्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एंगल्स जो है हमने डिस्कस कर लिए थे कि एक चेन ऑफ थॉट था। फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी टॉपिक आता है तो हम पहले उसकी इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, सिक्योरिटी, ये। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे जो है एंगल्स, हमने डाइवर्सिफाइड एंगल्स हमने डिसाइड कर लिए थे कि अगर क्वेश्चन आता है कि विमेन से रिलेटेड, तो किसी रिलेटेड सोशल इशू से, तो हम उसका इम्पैक्ट ऑन विमेन, इम्पैक्ट ऑन एल्डरली, इम्पैक्ट ऑन एनीथिंग, हम जो है डेफिनेटली यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमने एंगल्स बनाए थे और एग्जाम्पल्स का भरपूर यूज किया था, और कोटेशंस जो हैं वो मैंने उसी ऐसे से पहली रात को याद की थी और वो मैंने एग्जाम में जाके लिख दी थी। हिमांशु जी, अगला स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए क्या आपने मॉक इंटरव्यूज किए थे, और क्या आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यूज एक्चुअल जो इंटरव्यू होता है उसी की तरह होते हैं, या फिर आपको काफी डिफरेंट लगा एक्सपीरियंस? ओवरऑल आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? जी, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे इंटरव्यूज फेस नहीं किए थे, एंड दैट टू विद 5 पीपल ऑन द पैनल। तो वो मेरे लिए काफी नया और फर्स्ट टाइम तो काफी नर्वस एक्सपीरियंस था, बट देन आपकी जो मेंटल स्टेट होती है, इट्स अबाउट दैट। तो मेंटली मैं प्रिपेयर होके गया था कि जैसा भी सबसे बुरा एक इंटरव्यू जो मॉक्स मैंने दिए थे, उनमें सबसे पहले भी मैं प्रिपेयर होके गया था कि अगर सबसे गंदा ही जाना है तो यहाँ ही चला जाए। तो इस बात को सोचकर और फियर ऑफ फेलिंग को मैंने खत्म करके मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था। फर्स्ट मॉक में ही गुड रिस्पांस मिला था मुझे। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और मॉक्स देने चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मैंने काफी मॉक्स दिए थे, काफी दिए थे, काफी नहीं दिए थे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे दिए थे, बट सफिशिएंट नंबर मैंने दिए थे, अराउंड 10 मॉक्स मैंने दिए थे। ठीक है। बट जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा डिफरेंट था एज कंपेयर टू मॉक्स। मॉक्स में काफी इतना सपोर्टिव पैनल नहीं होता है। मॉक्स में दे आर आफ्टर यू, बट वहां पे काफी सपोर्टिव था। वहां पे अगर हम रुकते भी हैं रियल इंटरव्यू में यूपीएससी के, तो दे सपोर्ट यू, तो वो आंसर करते हैं खुद ही, वो 3 बार 4 बार पूछते भी हैं कि आप ये। ठीक है। और दूसरा ये नहीं है कि अगर यूपीएससी इंटरव्यू में आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, यूपीएससी इंटरव्यू में आपकी नॉलेज के आफ्टर इफेक्ट्स टेस्ट हो रहे हैं, कि अगर आपने आंसर दे दिया तो आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर एक्साइटेड या ओवर हैप्पी, जीलस तो नहीं हो गए, और या फिर अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो आप एकदम नर्वस, स्वेटी ऐसे नहीं हो गए हैं। तो ये बात टेस्ट हो रही थी। मैंने भी काफी आंसर्स दिए थे, काफी नहीं दे पाया था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा गुड था। मेरा इंटरव्यू 35 to 40 मिनट्स तक चला था। ओके, तो आपसे किन लाइंस पर क्वेश्चनिंग करी गई थी? वाज इट रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स और योर ऑप्शनल? किस बारे में आपसे सवाल पूछे गए? जी, मेरा इंटरव्यू लार्जली बेस्ड इकोनॉमिक्स पे ही था, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, और हॉबी में भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ लिखा था। और एक और बात थी कि उसी वक्त बजट भी आया हुआ था। फरवरी में बजट आया था, एंड मेरा इंटरव्यू भी उसी टाइम पे था। ठीक है। तो इतना सब एक साथ होने के बाद इंटरव्यू डेफिनेटली उसी लाइंस पे था। वहां पे इकोनॉमिक्स के मुझे लगता है काफी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे से बजट के क्वेश्चंस भी पूछे थे, मेरे कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे, और मेरे इकोनॉमिक्स के डीप डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे थे, क्योंकि मैं बीए ऑनर्स ही किया मैंने, तो मैं काफी क्वेश्चंस को आंसर भी नहीं कर पाया था। बट नेवरदीलेस मैंने आंसर्स काफी सारे क्वेश्चंस करे थे जो इकोनॉमिक्स के भी थे, बजट रिलेटेड भी थे। तो ओवरऑल मैंने ठीक ही किया होगा। तो इंटरव्यू में सफिशिएंट मार्क्स आ गए होंगे। ओके, एक चीज मैं आपसे पहले पूछना चाहता था, चलिए अभी पूछ लेते हैं। मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करी थी? क्या आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे तब भी आप रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर ओनली आफ्टर द सेकंड प्रीलिम्स यू स्टार्टेड इट? मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स में फेलियर के बाद जब थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैंने पहली बार आंसर लिखकर देखा था। तो मैंने अपने पूरे पूरे पेपर सॉल्व करके देखे थे। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते थे तो 7 से 8 क्वेश्चंस शुरुआत में होते थे, और वो बढ़कर 6 से 7 टेस्ट, 8 टेस्ट मैंने शुरू में किए थे, तो वो बढ़कर 11 से 12 हो गए थे। उसके बाद मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं की। उसके बाद मैंने रेगुलर तो कुछ भी नहीं किया। इन इंटरवल्स जब टाइम मिलता था थोड़ा, तो 10 क्वेश्चंस टाइम बांध कर लिख लेता था।
तो ये भी मैंने 7 से 8 बार ही किया है। फाइनली जब मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था 2019 का, तो उसके बाद मैंने अपने मेंस आंसर राइटिंग की थी। उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि 8 टेस्ट थे वो लिखे थे। उसके अलावा मैंने आंसर राइटिंग नहीं, आंसर स्ट्रक्चरिंग की है। मैं बार बार वही कहूंगा कि आंसर स्ट्रक्चरिंग मोर इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग से। तो आपका ये जो पूरा 2 साल का प्रोसेस रहा है, 2-3 साल का पूरा प्रोसेस रहा है जिसमें आप तैयारी कर रहे थे और अब रिजल्ट आ चुका है, इस 3 साल के प्रोसेस में आपका कोई की टेक अवे जो आप बताना चाहें फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, हाउ टू सिक्योर अ सिंगल डिजिट AIR इन यूपीएससी? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी कॉलेज के टाइम में इतना आइडिया जितना हम यूपीएससी को पढ़कर जानते हैं वो नहीं था। मुझे लगता है कि आपको अगर आप सब्जेक्ट को एंजॉय करना सीख लें तो यूपीएससी की जर्नी जो है बहुत इजी हो जाती है। दूसरा, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। अपनी बातों में अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो दूसरे लोग जो हैं वो कुछ भी कहते रहे, वो आपके जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका फोकस है, उसे हिला नहीं पाते। पर अगर आप दूसरों की बातें सुनेंगे तो आप घूमते ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने सोर्सेस पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मैगजीन करंट अफेयर्स की चूज की है और कोई आपको कहता है कि ये नहीं, ये पढ़ो, तो अगर आप अपनी मैगजीन से कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप जंप करेंगे फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। पर अब इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप हमारी मैगजीन में जो है वो ठीक है और हम इस मैगजीन से सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे प्रीलिम से पहले या मेन से पहले, तो आप अपना कंसिस्टेंटली उसे पढ़ते रहें और उससे आंसर करते रहें। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है फॉर सेल्फ, फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, एवरीथिंग, कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो लिखा है, आपने जो आंसर मार्क किया है वो सही है, आपके इंट्यूशंस राइट हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने लिमिटेड सोर्सेज रखें और रिवीजन को इंडेफिनिट कर दें, क्योंकि अगर उल्टा करेंगे तो टाइम लगेगा, पेपर में मार्क्स कम आएंगे। अगर लिमिटेड सोर्सेज रख के इंडेफिनिट रिवीजन करके आप जाते हैं तो डेफिनेटली मित्र आप भी AIR 1 भी ला सकते हैं। एक चीज और है, आखिरी सवाल रहेगा ये मेरा। जी। आपने घर से तैयारी करी है, वेल मेन रीजन तो यही है कि आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि घर पे पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, हमें एक अलग रूम लेकर या किसी दूसरे शहर जाकर रहना जरूरी है। तो आपने घर से तैयारी करी है, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या घर पर रहकर इस एग्जाम की, आईएएस एग्जाम की तैयारी करी जा सकती है अपने आप को आइसोलेट करके घर परिवार से? जी, बिल्कुल की जा सकती है। फैमिली सपोर्ट करती है। अगर हम फैमिली को बिलीव कराएं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो फैमिली डेफिनेटली सपोर्ट करती है। मैं भी घर पे रहता था, मेरा एक छोटा भाई था, मेरी मम्मी और पापा, तो इन्होंने मुझे कभी भी इतना डिस्टर्ब ऐसे नहीं किया। जब मैं इन्हें बोलता था खाना चाहिए तो तब ये खाना देते थे। तो दे वर सपोर्टिंग मी। मैं अपनी फुल सक्सेस का क्रेडिट उन्हें ही देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। इवन कुछ अगर बिस्किट या फिर नमक कुछ बाजार से भी लाना होता था तो वो खुद लेकर आते थे, मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि घर पर उन्हें पता है कि एनवायरनमेंट जिस तरीके का चाहिए वो दे देते थे। तो मैं कहूंगा कि घर पर बैठ के जरूर ही तैयारी हो जाती है, बल्कि अच्छी ही तैयारी हो जाती है, बिकॉज हमें ना तो कुक का जो है उसकी टेंशन लेनी होती है, ना सफाई के लिए, और ना ये जो एक्सपेंसेस हैं, लैंडलॉर्ड, रेंट, ये सब कुछ दिक्कतें नहीं होती। हमें सिर्फ अपना डेडिकेटेड जो है पढ़ाई मिल सकती है घर पे। जो दूसरे शहरों में रहते हैं उन्हें रिसोर्सेज की जरूर जो है बात होती है कि रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बट अब जैसे हम देख रहे हैं डिजिटल रिसोर्सेज है, और कोरोना टाइम में तो ऑब्वियसली जो फिजिकल रिसोर्सेज उनसे ज्यादा डिजिटल रिसोर्सेज चल रहे हैं, वो भी हो जाता है, बल्कि पोस्टल भी हो जाते हैं। रेगुलर अपना संडे टू संडे मैगजीन्स या फिर मटेरियल आ जाता है, तो घर पे बैठ के अवश्य तैयारी हो की जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस हिमांशु। बहुत अच्छी आपने इनसाइट्स दी हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, एंड आई एम श्योर आपकी बातें सुन के कोई ना कोई इंस्पायर होगा और अगले साल फिर से रैंक लेकर आएगा, टॉप रैंक लाएगा। मेरे और पूरी स्टडी IQ टीम की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे ऑफिसर बनेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।